नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर। आपको जैसा कि मालूम है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लगातार प्रधानमंत्री मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उसमें 2019 का कार्यकाल उनका था, 2024 का कार्यकाल है। 2014 में देश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी, उसके पहले कांग्रेस की 10 साल सरकार थी। और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक होने के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, जिसके तहत उनको 350 से ज़्यादा सीटें मिली एनडीए को, और खुद बीजेपी 300 का आंकड़ा क्रॉस करके 303 सीटें जीत पाई। वहीं 2024 में जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन वो बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए और उनको 240 सीटों से संतोष करना पड़ा। और वहीं उनके पूरे एनडीए गठबंधन को हालांकि बहुमत मिल गई, वो सरकार चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक खास दोस्त हमारे, और पॉलिटिकल रूप से काफ़ी मैच्योर, अदीब खान। तो अदीब भाई, आप भी आ सकते हैं वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को। हाँ भाई, तो आज हमारा यही सवाल है कि मोदी सरकार का 11 साल पूरा हो गया। अब इस 11 साल में आप भी जब मोदी सरकार आई होगी तब आप छोटे रहे होंगे, हम भी छोटे थे। हम लोग का ज़िंदगी पूरा मोदी सरकार में ही गुजरा है अभी तक का। तो आपको ये पूरा कार्यकाल उनका 11 साल का कैसा लगा? मैं नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री, उनको इस बात का क्रेडिट देता हूं कि वो जब से राजनीति में आए हैं उन्होंने कई युवाओं को राजनीति की तरफ आकर्षित किया है। हुँ, उन्होंने राजनीति को ऐसा बनाया कि लोग राजनीति को जानना समझना हुँ, चाहने लगे, खास करके युवा पर। हुँ, हुँ, 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया था। हुँ, सपना था अच्छे दिन का, हुँ, वादों का, विकास का। हुँ, और कहना पड़ेगा कि बहुत हद तक वो इसमें कामयाब रहे, सफल रहे, क्योंकि बहुत सारी उन्होंने ऐसी चीज़ें की हुँ, जो शायद पहले नहीं होती थी, यूपीए के वक्त में नहीं होती थी। जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में ज़ीरो टॉलरेंस की बात, हुँ, और भ्रष्टाचार ऐसा लगा कि वाकई में कम होता रहा। 2019 में जब वो प्रधानमंत्री बने हुँ, तब जनता की उनसे उम्मीदें बढ़ गई थी। हुँ, हुँ, और 2019 के बाद में जब वो दोबारा जीत करके आए तो राम मंदिर का भी उन्होंने देखा कि अदालत के निर्णय के बाद में वहाँ पर भव्य राम मंदिर भी बन करके तैयार हुआ। हुँ। कुछ पर जो उम्मीदें बढ़ी किशन जी, जी, जी। 2019 के बाद में वो करिश्मा बरकरार रहने में असफल रहा जो 2014 के बाद था। हुँ, हुँ, और शायद कहीं ना कहीं सरकार उस मामले में फेल हुई। हुँ, शायद जनता की भी मांगें ज़्यादा रहीं, हुँ, इसलिए 2024 का जो अभी परिणाम आया है हुँ। वो संतोषजनक बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए नहीं है। मतलब अब मैं अगर मोटे तौर पे आपकी बात समझ पाया जो, जी, तो आपका कहना है कि 2014 से 19 का जो उनका कार्यकाल पहला वाला था, वो ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल, जबकि 19 में जब उनको प्रचंड बहुमत मिल गई, उसके बाद वाला जो कार्यकाल था, उसमें उन लोग थोड़ा-सा बिल्कुल। ठीक नहीं रहा। उसके बाद वो जो फंड का लेके मुद्दा उठा और तमाम तरीके के मुद्दे हुँ, उठे। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे स्कीम या कौन सी ऐसी योजनाएँ थी जो इसकी वजह से आपको लगा कि यार ये उस तरीके से हो नहीं पाया, ये सही तरीके से इसको अप्लाई किया गया तो देश में बड़ा बदलाव होता। हुँ। लेकिन मतलब मैं पूछ रहा हूँ, कमियाँ आपको क्या दिखाई दी? देखिए, कमियाँ जैसे कि मोदी सरकार के बारे में एक चीज़ ये एस्टेब्लिश थी कि सरकार जो निर्णय दे देती है, हुँ, सरकार की कमर बहुत मज़बूत है। हुँ, और जो फ़ैसला नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार लेती है उसके बाद में वो इसे बदलते नहीं हैं, क्योंकि वो दूरदर्शी सोच के साथ में हुँ, उससे फ़ैसले को लेते हैं। हुँ, हुँ, और 2019 के बाद में आप देखेंगे कि कैसे मजबूर होना पड़ा था हुँ, 3 कृषि कानून को वापस लाने के हुँ, लिए। हुँ, हुँ, 1 साल तक जो किसान हैं वो सड़क पर बैठे रहे थे। हुँ, सरकार ये बात कहती रही थी कि ये कानून किसानों के हित में है, किसान कहते रहे थे ये काला कानून है। 1 साल तक सरकार नहीं झुकी, पर उसके बाद में सरकार को झुकना पड़ा। हुँ, और उस वक्त में कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, हुँ, हुँ, जो अपने पद से उन्हें बाद में इस्तीफा भी देना पड़ा। हुँ, फिलहाल तो मध्य प्रदेश से विधायक हैं, वो हुँ, स्पीकर हैं। हुँ, हुँ, तो इस तरह के कई फैसले हुए। सीएए, एनआरसी को लेकर के बहुत बड़ा माहौल सरकार ने बनाया। हुँ, हुँ, पर आज भी देखेंगे कि वो पूरे देश भर में लागू नहीं है। नहीं हो हुँ, पाया। सरकार ने कहा कि कई चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, चाहे वो सिलेंडर के दाम ले हुँ, लीजिए, हुँ, हुँ, चाहे वो आप किराना के दाम ले लीजिए, हुँ, हुँ, तो लगातार दाम बढ़ते चले गए। जबकि सरकार का वादा था कि अच्छे दिन का मतलब होता कि दाम कम होते।
इवन लोगों ने आपको केंद्र में सत्ता सौंपी, आपको स्टेट दर स्टेट भी जीत मिलते हुए चली गई। आपने डबल इंजन की सरकार मांगी, डबल इंजन की सरकार आपको बनाकर दी। ऐसे राज्यों में बीजेपी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की, यहाँ पर शायद इसके पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी वहाँ कुछ सीटें भी जीत सकती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। जी, पर वो डबल इंजन सरकार भी कहीं ना कहीं फेल होते चली गई। और लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोग देखते हैं तो देखिए, भारत के बारे में कहा जाता है ना, आप फ्री राशन भले ही बांटते हैं, लोग एक तरह से फ्री राशन जब उन्हें मिलेगा, खुशी होगी देश के, चाहे आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हो, फ्री आवास दे रहे हो, छत दे रहे हो, पर हमेशा अपेक्षाएं बढ़ती हैं और लोग पूछते हैं और क्या, और क्या, तो वो कुछ फिर नया मिल नहीं रहा है, जुड़ नहीं रहा है। तो ये है। अच्छा, और अब अगर बात की जाए कि उनके सरकारी कुछ, आप ये बताइए जिससे लोगों का फ़ायदा हुआ, जो एक मूलभूत लोगों को ये तुरंत डायरेक्ट फ़ायदा हुआ, जैसे कि अनाज को ले लिया जाए या हेल्थ सिस्टम को ले लिया जाए। देखिए, जो अनाज को लेकर के बातें हुई, अनाज तो हालांकि कोविड के बाद से फ्री हुआ। कोविड एक ऐसा पल था जहाँ पर लोग, मतलब किसी ने नहीं देखा था, 100 साल में ऐसी महामारी आई थी, हम लोगों ने नहीं देखा था। जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने नहीं देखा था। जो आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उन्होंने नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि उस दौर में वो जो अनाज वितरित किया जा रहा था, वो एक सहारा बना। और ये कम से कम तय हो गया कि भारत में कोई भूख से नहीं मरेगा। और ये बात सच है, पहले कई लोग भूख से मर जाते थे। यूपीए सरकार के टाइम में हम लोग सुनते थे कि भूख से लोग मर रहे हैं, ताकि हालांकि व्यवस्था तब भी थी गरीबों के लिए, अनाज की, भोजन की, इंदिरा रसोई कई जगह पर चलती थी जहाँ सस्ता खाना मिला करता था। पर घर घर अनाज पहुंचाना और परिवार के जितने सदस्य हैं उसके हिसाब से पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका सरकार को कहीं ना कहीं फायदा भी मिला। अभी भी आप पूछिए, गरीबों से पूछिए, वो कहते हैं कि हमें तो मोदी जी ने अनाज दिया है। उसमें तस्वीर भी नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी होती है। इसके अलावा कोविड में जो वैक्सीन लगवा करके वो अभूतपूर्व काम हुआ है। इतना बड़ा देश, मौतें और भी ज़्यादा हो सकती थी। हालांकि जो दूसरी लहर आई कोविड की, उसमें भारत में जिस तरह का माहौल बना, वो भी किसी से छिपा नहीं है कि कैसे सिलेंडर कम पड़ रहे थे, बेड कम पड़ रहे थे। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि लोग तड़प तड़प करके मर रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे अस्पताल में, कई लोग रिक्शे में तड़प तड़प करके मर गए, ये भी हमने देखा। पर उसके बावजूद भी वैक्सीन सबको लगाई गई, छत मिले हैं लोगों को। आप देखिए ना, आप पूछिएगा किसने छत दिया, तो लोग यही कहते हैं कि इतने सालों तक, इतने वर्षों तक कांग्रेस का भी तो शासन था, पूरा जीवन हमारा गरीबी में बीत गया। वो तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो सत्ता में आए, तो उन्होंने हमको छत देने का काम किया, छत दिया, शौचालय दिया शुरुआत में। युवाओं को लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के जो काम उन्होंने किया है, आज भी मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ जो स्टार्टअप की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। कि सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिल सकती, प्राइवेट नौकरियों में भी कमी आ रही है, क्योंकि अब ज़्यादातर काम एआई कर दे रहा है, मशीन कर दे रहा है। ऐसे में स्टार्टअप एक बड़ा ऑप्शन है। और स्टार्टअप के लिए सरकार जो लोन दे रही है, वो लोन बहुत अच्छा काम कर रहा है और लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम कितना ही कोसें सरकार को, ये बात सच है कि सरकारी नौकरी में जो परीक्षाएं हुई, वो परीक्षाएं ढंग से नहीं हो पा रही हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। पर देखिए, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में स्टार्टअप की तरफ तो लोगों को जाना ही होगा। ये सब मोदी सरकार की काफ़ी अच्छी चीज़ें रहीं। और 3 तलाक को उन्होंने ख़त्म किया, बड़ा फैसला था 3 तलाक को ख़त्म करना। पार्लियामेंट के भीतर में आकर के धारा 370 को ज़मीन में गाड़ देने वाली बात कहना और उसके बाद में गाड़ देना, ये मतलब नरेंद्र मोदी को एक बिग हीरो की तरह पेश करता है। अच्छा, उनकी छवि। चलिए, ये सब चीज़ें तो उनके काम पर हो गई। अब हम आते हैं उनकी छवि और उनकी सियासत पर। प्रधानमंत्री मोदी को आप कैसे याद करेंगे, अगर आपको याद करना हो कि पिछले मुख्यमंत्री, जब से वो बंदा मुख्यमंत्री बने तब से वो कभी हारा नहीं, तो उनकी छवि आपके नज़र में कैसी रहेगी? नरेंद्र मोदी जब 2014 में बीजेपी की तरफ से एक तरह से ये तय हो गया था लगभग कि देश के प्रधानमंत्री अगले होने वाले हैं कैंडिडेट, कम से कम 2013 में ही हो गया था। और वो एक बैगेज के साथ में आ रहे थे। गुजरात के वो मुख्यमंत्री रहे थे। ये बात सच है कि वो हारे नहीं थे गुजरात में। विकास का एक मॉडल स्टेट गुजरात को पेश किया जा रहा था, पर कांग्रेस पार्टी ने ये छवि गढ़ने की कोशिश की, या छवि पहले ही गढ़ी जा चुकी थी कि 2002 का जो एक दंगे का कलंक उन पर थोपा जा रहा था, सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर भी करार दिया था, उस छवि को लेकर के आए।
वही छवि बनाने के चक्कर में एक समाज बड़े वर्ग में मोदी के पीछे इकट्ठा होने लगा, हम्म, हिंदू समाज। उन्होंने कहा कि हमारे नेता पर आघात किया जा रहा है। तो एक हिंदूवादी हिंदुत्व, हिंदुत्व हाँ, को लेकर आगे बढ़ने वाले नेता। नेता के तौर पर सामने आए, जो अच्छे दिनों का सपना दिखा रहे थे, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। और देखिए उस वक्त में ये बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन आपकी सीट से चुनाव लड़ रहा है, लोग एक ही चेहरे को देख रहे थे, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। जैसे इंदिरा गांधी, जैसे इंदिरा जवाहरलाल नेहरू गांधी के समय थे, में होते। नेहरू थे, राजीव गांधी थे, ऐसे। उसका, और उन्होंने उसको डिलीवर भी किया। उनके बयान जिस तरह से आते थे, या फिर दिल्ली में चुनाव हो तो इतनी ज़ोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग को करंट लग जाए, या अपने भाषण में उन्होंने कभी कब्रिस्तान शमशान का भी जिक्र किया, 2017 है यूपी। ना। तो कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, पर वो प्रधानमंत्री का, वो जानते हैं कि वो 24/7 एक राजनेता है। उन्हें पता है कि संसद के अंदर क्या कहना, उन्हें पता है कि सड़क पर क्या कहना, जनता क्या पसंद करेगी। पर किशन भाई, बात यह है ना कि छवि को काटती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ऊपर जा रही थी, तो राहुल गांधी की छवि बहुत नीचे आ रही थी। पप्पू का टैग उनको मिल चुका था, एकदम बदनाम हो चुके थे। 14 से 19 का कार्यकाल। बिल्कुल एकदम बदनाम हो चुके थे। पप्पू कुछ नहीं कर सकता, पप्पू पे दिमाग नहीं है, पप्पू केवल पारिवारिक क्योंकि वजह है, इस वजह से उस पद पर बैठा है। फिर राहुल गांधी ने भी मेहनत की। उसके बाद उन्होंने 2 यात्राएं निकाली, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पर भारत जोड़ो यात्रा का इतना प्रभाव पड़ा कि बहुत सारे नेताओं ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया, कांग्रेस के अंदर ही, जो पहले उन्हें नेता नहीं मानते थे या पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते थे जी। और जैसे जैसे राहुल गांधी की वो छवि बढ़ते गई, राहुल गांधी को भी आप देखेंगे कि वो उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। फिर चौकीदार चोर है का भी नारा आया। चौकीदार तो अब पहले था, आ हाँ, गया, अब तो। पर वो उसके बाद में और ज्यादा लोगों के भीतर ये बात आई कि एक जो नेता है जिसको हम बहुत बड़ा हीरो मानते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमेशा हीरो वाली छवि में भी रहे। और उसके बाद आप देखें ना, उसके बाद उन्होंने कई तरह के जो अपने भाषण दिए। अब राहुल गांधी का आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने भी हाल ही में एक बयान दिया जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, छवि के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। नरेंद्र सरेंडर, कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे सरेंडर हो गए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब आक्रामक रूप से, परिणाम जो भी हो, लेकिन एक तरीके से वो हावी हो रहे हैं। अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब छोड़कर जाएंगे कुर्सी, कभी तो छोड़ेंगे, कोई तो व्यक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो लगातार जिंदगी भर वो रहे, तो जब कभी भी छोड़ते हैं 2029 में, 2034 में, तो उसके बाद आप प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? कि क्या लगता है कि बीजेपी में कोई उनको ऐसा, बीजेपी में पहले आपको कौन लगता है जो उनको पलट सकता है, या उनके बाद जगह आ सकता है, या विपक्ष में कौन आपको दिखाई देता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अंदर ये क्राइटेरिया रहा है कि 75 साल का जो भी नेता होगा वो कहीं ना कहीं रिटायर हो जाता है। पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, बड़ा नाम है, तो उनके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। पर बहुत हद तक संभव है कि शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये आखिरी राजनीतिक पारी है। अच्छा। बड़े बड़े बीजेपी के नेता रिटायर हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी में होना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा एक स्वर्णिम पल रहा है। जो सपना लाल कृष्ण आडवाणी ने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा, जो पुराने संघ के नेताओं ने देखा, उस सपने को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। करोड़ों करोड़ों लोगों की एक भावना को उन्होंने पूरा किया है। वो जब भी रिटायर होंगे, आने वाले सैकड़ों वर्षों तक नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो शायद उन्हें देश का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री करार देते हैं। कई लोग जवाहरलाल नेहरू से भी ऊपर करार देते हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने जितने साल शासन किया है, नरेंद्र मोदी उतने साल शासन कर पाए ऐसा मुझे मुश्किल लगता है। पर काम को लेकर के कई लोग मिल जाएंगे आपको। अब आप कह रहे हैं कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? बीजेपी के अंदर अगर मैं देखूं, बीजेपी संगठन की पार्टी है, ऐसे में ये कह देना कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये जल्दबाजी हो सकती है। नरेंद्र मोदी से पहले भी लग रहा था कि शायद लाल कृष्ण आडवाणी को एक और मौका मिलेगा। कई नेता उनके पक्ष में भी खड़े थे, सुषमा स्वराज से लेकर के तमाम ऐसे नाम थे, पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया। ऐसे संगठन जिसको बढ़ा देगा। और नरेंद्र मोदी ने तो खुद इस बात को बार बार डेवलप किया है कि देखिए,
बड़ा नाम होने से या मीडिया में चर्चित रहने से इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुर्सी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने या राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, वो तमाम ऐसे नाम थे जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा नहीं, था। इन लोगों को तो बनाया गया, लेकिन बनाया गया। प्रधानमंत्री के रूप में आपको कौन लगता है कि देखिए, बीजेपी में अगर कौन आप सा ऐसा सिर्फ नेता आज के दौर में है नाम जो पूछेंगे तो हाँ। मैं 3-4 नाम मुझे याद आते जी हैं। जी एक तो गृह मंत्री अमित शाह, जी। पूरा गृह मंत्रालय वो संभाल रहे हैं। नंबर 2 है नंबर 2 हैं नरेंद्र मोदी के, बहुत खास हैं। जी। संगठन में मजबूत पकड़ है, चुनाव लड़ने का पूरा एक अनुभव है और संगठन कैसे काम करता है, क्योंकि वो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी काम कर चुके हैं, गृह मंत्रालय देख रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पता है। और उनकी एक छवि है संगठन के भीतर भी, जनता के बीच में भी। चाणक्य उनको राजनीति का कहा जाता है, मुझे वो याद आते हैं। मुझे दूसरा नाम लगता है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुए हैं। बीजेपी के अंदर ही नेता उन्हें कुर्सी से हटाना चाहते थे, एक बगावत उनके खिलाफ खड़ी करने की कोशिश थी। आप केशव प्रसाद मौर्य का उसमें नाम ले सकते हैं, पर केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में भी दिल्ली के बड़े नेताओं का हाथ था सर पर उनके। उसके बावजूद और योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी गढ़ी गई है कि वो नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा बड़ा हिंदुत्ववादी नाम है। आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में तमाम ऐसे कमेंट्स मिल मतलब जाएंगे। आप पहले पे अमित शाह को रख रहे हैं, दूसरे पे योगी आदित्यनाथ को। तीसरा नाम मुझे याद आता है मौजूदा देश के जो कृषि मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान। और ये बात मैं पिछले कई बारी से कह रहा हूँ। जी जी। मैं और मेरा ये मानना है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो बहुत बेहतर प्रधानमंत्री बनेंगे जी। ये ऐसा मुझे भी लगता है। क्योंकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक संगठन के वो नेता हैं जो संगठन जो कहता है वो चुपचाप मान लेते हैं। मध्य प्रदेश में उनके नाम पर चुनाव जीता गया, ऐतिहासिक अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी की हुई। पर उनसे कहा गया कि अब आप मध्य प्रदेश में ना रह करके केंद्र में जाइए, कृषि मंत्री बनिए। आप देखिए कि उस नेता ने कितने मतलब आदर्श तरीके से हाँ कह करके वो चले गए। हालांकि वो कुंठा अभी भी है, हाँ, अभी तो भी दूसरा वो नेता रहता तो शायद पार्टी बदल लेता, पर वो अभी भी उनके भीतर है कि मध्य प्रदेश में मुझे वापस आना है। पर शायद अगर उन्हें मौका दिया जाए, क्योंकि उनके भीतर भी एक देखिए, एक तो पुराने बहुत नेता हैं वो, और नेता ऐसे हैं कि वो संघ से भी रहे, एबीवीपी से भी रहे, बहुत निचले स्तर से उठ करके आए, किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेता हैं। और जहाँ जाते हैं, जहाँ बोलते हैं, भाषण तो उनका ऐसा है कि लोग एकदम सुनते रह जाते हैं, मतलब लोकल बन जाते हैं वो। जहाँ विपक्ष से भी अच्छा संबंध बना, विपक्ष से भी अच्छा संबंध है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरएसएस में मजबूत पकड़ है। तो वो नाम है। और एक नाम और है, पर मुझे मुश्किल लगता है कि वो बने। वो तभी बनेंगे जब संघ का बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि संघ का जोर के चलते ही वो बनेंगे। पार्टी के भीतर से उनके प्रधानमंत्री बनने की आवाज़ नहीं आएगी। वो नाम है नितिन गडकरी का। नेता बढ़िया है, पर संगठन के भीतर में उनके चाहने वाले कम हैं। आरएसएस के भीतर में उनके चाहने वाले बहुत। युवा नेताओं में योगी को छोड़ के और कोई नेता आपको लगता है? नहीं, ऐसा कोई भी नेता अभी तो है नहीं। कोई नजर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। आप विपक्ष में किसी का नाम बताइए, अगर मान लीजिए सरकार बदलती है तो विपक्ष में आपको कौन लगता है सबसे आगे? राहुल गांधी? बिल्कुल, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद में राहुल गांधी ने खुद को स्थापित कर लिया है। और अगर अभी हम विपक्ष का नेता कहते हैं, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, तो सबसे बड़े विपक्ष के नेता वही हैं। और सबसे ज़्यादा मुखर होकर के जो प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा अटैक कर रहे हैं वो वही नेता हैं। बाकी नेता तो कहीं ना कहीं एक तरह से बैलेंसिंग का भी खेल खेलते हैं, कभी अटैक करेंगे तो बाद में बैलेंस भी करेंगे। पर राहुल गांधी जो है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो लड़ सकता है वो मेरे साथ में चले। मध्य प्रदेश में आकर उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि लंगड़े घोड़े को रिटायर करने का वक्त आ गया है। उन्हें पार्टी से ऐसे नेताओं को भी अब हटाना पड़ेगा जो लंगड़े हो गए हैं या जो पुराने हो गए हों। और देखिए, तमाम पार्टीज का अब उनको समर्थन भी मिल रहा है, मतलब दूसरे दल के नेता भी आ रहे हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना की अगर बात आई, मुझे लगता है अगर बहुमत मिल गया, वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत उन लोगों को करनी पड़ेगी, पर राहुल गांधी को ही मैं देखता हूँ अपोजिशन टीम में। उसके अलावा कोई नेता नजर नहीं आता। नेताओं के अगर आप नाम देखेंगे तो नाम तो आपको बहुत दिख जाएंगे। ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार तो देखिए अभी वहाँ चले गए हैं। अब उनकी भी ये एकदम अंतिम पारी है। अखिलेश यादव की आप बात कर सकते हैं, आप बहन कुमारी मायावती को बोल सकते हैं। पर ये तमाम नेता ऐसे हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में नहीं है, साउथ में नहीं है, नॉर्थ के कई स्टेटों में नहीं है। ये एक अपने क्षेत्रीय राजनीति में घिरे हुए हैं। राहुल गांधी ने अपने आप को स्थापित किया। लोग कहते हैं प्रियंका गांधी से उनका कंपटीशन है, पर अभी भी देखिए ना, प्रियंका गांधी चुन करके ज़्यादातर मुद्दे वही उठाती हैं जो ज़्यादातर सीधे मुस्लिम समाज से जुड़ाव रखता है। अच्छा।
और देश के जो बड़े मुद्दे हैं, हम्म, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर, हम्म, इस तरह के जितने बड़े मुद्दे हैं वो राहुल राहुल गांधी गांधी उठाते उठाते हैं, और हैं। सबसे ज़्यादा मांग उन्हीं की है। और अब पर उनको धीरे धीरे बोलने में भी उनका सुधार हुआ है। अब वो सोच समझ करके भी बोलने हर जगह लगे जाते भी, हैं, अभी जाते पूंछ में भी गए थे हैं, और बाकी जगहों पे। पहुंच रहे हैं। जी। तो हालांकि आप खुद मजबूत। बीजेपी से भी अगर पूछेंगे, जी। अगर देखिए आपको समझना है कि सामने वाला दल हम्म, किसे अपना प्रतियोगी मानता है, किसे अपना कॉम्पिटिटर मानता है, हाँ हाँ। तो आप समझ लीजिए कि वो सबसे ज़्यादा हमला किस पर करते हैं। राहुल गांधी को अगर वो पप्पू बोलते हैं, हम्म, अब कम बोलते हैं, पर अगर बोलते भी हैं सबसे ज़्यादा उन्हीं पे निशाना साधते हैं, हम्म, तो उसी पप्पू से उन्हें डर भी लगता है। तभी सबसे ज़्यादा आघात उन्हीं पर होता है। अगर राहुल गांधी राजनीति में उनके लिए ज़्यादा फर्क नहीं डालते, तो शायद वो राहुल गांधी को नाम भी नहीं लेते। तो चलिए, ये बात अब हम इस वीडियो को, बहुत लंबा हो गया, 20 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो बन गया है। अब इस वीडियो को अगर हम ख़त्म करें तो एक शब्द में आप नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे? उनके 11 साल के पूरे कार्यकाल को एक शब्द में। मैं कहूँगा एक हसीन ख्वाब, हाँ, ख्वाब भी ऐसा जो कुछ पूरे हुए हाँ। तो कुछ अधूरे रह गए। अरे वाह! अच्छा, चलिए, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों को जो पूरा लास्ट तक हमारे वीडियो देखे हैं, उनको तो सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, देखिए मैं किशन चौबे जी हैं, बहुत बढ़िया पत्रकार हैं। हाँ, बहुत खुशी होती है कि ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जो सीधे आपसे जुड़ाव रखते हैं। और पिछले कुछ टाइम से आप लोगों ने जो उन्हें अपार जन समर्थन दिया है, जी। जो व्यूअरशिप इनकी बढ़ी है, मुझे बहुत देख करके खुशी होती है। और मैं इसे कहता भी हूँ कि आप जैसे दर्शक हों तो एक पत्रकार की पत्रकारिता सफल होती है। चलिए, और आप लोग जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उससे एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, आत्मबल भी बढ़ता है, और आपको इस तरह के नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे जो सीधे ज़मीन से जुड़े होंगे। तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।